नमस्ते बच्चों। और कुमकुम आ गए आप, बैठिए। तो आज हम चर्चा करेंगे स्टडी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, यानी कि पहले ग्रुप के तत्वों की जो स्टडी करेंगे हम। और उन्हें कहते हैं एल्कली मेटल्स और इट्स कंपाउंड, और उनके कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ी सी बात करें कि हम थोड़ा पीरियोडिक टेबल भी लेके चलेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन मैंने इसे कई स्टॉपों में तोड़ दिया है, क्योंकि पहले हम स्टडीज़ करेंगे। मैंने बहुत चीज़ें गौर किया। आपने पीरियोडिक टेबल याद कर ली, पीरियोडिक टेबल याद हो गई, लेकिन पीरियोडिक टेबल याद हो गई, क्या हम उन बातों को कह सकते हैं, उन प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं? याद करने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उनकी प्रॉपर्टी, उन एलिमेंट्सों की प्रॉपर्टीज क्या है। पीरियोडिक टेबल तो हमने आई हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, डायबोडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम और रेडियम, बेरियम, रेडियम याद कर लिया। हाँ जी, हमने याद कर लिया। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन हमने याद कर लिया। सेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन, एक्टिन्स हमने सब याद कर लिए। इस तरीके से हमने याद कर लिए। मान लिया हमने याद कर लिया नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ हमने याद कर लिया। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड हमने ये सब याद कर लिए। रट गया हमें पीरियोडिक टेबल, तो क्या हम उनके आंसर दे सकते हैं? नहीं। तो हमने क्या है, एक छोटा सा, जब भी हम ग्रुप पढ़ते हैं, जब भी हम एलिमेंटों को पढ़ते हैं या कंपाउंडों को पढ़ते हैं, कंपाउंडों पढ़ने से पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और ये क्या क्या प्रॉपर्टीज रखते हैं, इनसे क्या बनाया जा सकता है। जैसे आप पढ़ते हैं NaOH, आप पढ़ते हैं Na2CO3, बिल्कुल पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं NaHCO3, बिल्कुल पढ़ते हैं। ये एलिमेंट्स पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं NaCl, पढ़ते हैं। आप इन एलिमेंटों को पढ़ते हैं। सोडियम से और भी एलिमेंट्स बनते हैं। सोडियम नाइट्रेट बनता है, NaNO3 बनता है, NaNO2 बनता है। आप पढ़ते हैं KNO3, आप पढ़ते हैं और भी काफी एलिमेंट्स हैं, बहुत से एलिमेंट्स हैं जो आप लिख सकते हैं। ये एलिमेंट पढ़े, कौन से हमें एलिमेंट्स पढ़ने हैं, सॉरी कौन से कंपाउंड, ये सारे के सारे कहते हैं, सॉरी कंपाउंड कहते हैं। कौन से कंपाउंड पढ़ना है हमें, और हमारे कोर्स में कौन कौन सा कंपाउंड है। हमारे कोर्स में इसके बारे में केवल हमें अध्ययन करना होगा। यानी कि NaOH कैसे बनता है, सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट थोड़ा विस्फोटक, ये भी विस्फोटक है, ये भी विस्फोटक है, और वो नमक तो आप खाते ही होंगे। ठीक, अब इनके बारे में अध्ययन करेंगे। ये सारे के सारे कंपाउंड हैं, और ये कंपाउंड जो है किस ग्रुप के हैं और कैसे बनाया, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे पहले। ठीक, अब पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, राइबोडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। अब जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स कहते हैं, और इन्हीं का नाम है एल्कलिक मेटल। इनका नाम है एल्कलिक मेटल। एल्कली मेटल, इन्हीं को हम एल्कलिक मेटल को बोलते हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं
फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। हिंदी में कहते हैं क्षारीय धातु। क्षारीय धातु, अच्छा ने क्षारीय धातु क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऑक्साइड से और हाइड्रोक्साइडों से ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड से इनके क्षारीय होते हैं। समझ में आ रही है? इसलिए इन्हें कहते हैं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। यस, थोड़ी सी और बात आगे। हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3, सोडियम का 11। अब हमें यहाँ आगे करना है तो इसमें 8 जोड़ दीजिए। 11 और 8 19 हो गए। 19 में फिर 8 जोड़िए। 11 8 8 8 8 19 में 18 जोड़िए, सॉरी 18 जोड़िए। 18 36 37 हो गया। फिर 18 जोड़िए, इनमें इनका विन्यास आ जाएगा। 7 14 15 5 हासिल 1 5 55 और फिर 32 जोड़ दीजिए तो हमारे पास 7 आ जाएगा और 5 6 7 8 इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। क्योंकि हमें मालूम है इनके बीच में गैप जो आता है वो गैप का रेशियो आता है 2 8 8 18 32 18 18 32। इनका गैप आता है तो इस तरीके से हम लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन में। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इनके गैप जो आते हैं वो उस तरीके से आते हैं। या 32 आने का, यहाँ भी 18 आते हैं क्योंकि यहाँ क्या आ जाता है, फ्रेंसियम आ जाता है, वो लेंथेनॉट्स आ जाता है, लेंथेनॉट सीरीज आ जाती है, इसलिए यहाँ 32 हो जाते हैं। कोई बात नहीं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। बात कहाँ चलती है, अभी उतार लीजिए, ग्रुप जल्दी से उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। यानी कि एल्कलिक मेटल्स वे होते हैं जो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइडों के साथ मिलकर क्षारीय सॉल्यूशंस बना लेते हैं, क्षारिक सॉल्यूशंस बना लेते हैं। क्लियर? अब थोड़ी बात करते हैं आगे। पहला तो पॉइंट यही है। दूसरा, कभी कभी मैं केवल उन लोगों को लिए पढ़ा रहा हूं जो 12th के एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसा भी होगा कि आप आगे भी जा सकते हैं। जरा गौर करिए, इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमारे पास मिलता है 1s2 1s1, हाइड्रोजन का 1s1, इसका 1s2 2s1, इसका 1s2 2s2 और 2p1 और 2p6 और 3s1 10 और 11। हाँ, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास जैसे कि आगे बढ़ता चला जा रहा है, देख रहे हैं आप, पहला 1 फिर 2 फिर तीसरे में ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। 4s1 में जाएगा, इसका 5s1 में जाएगा, सॉरी 5s1 और आएगा, फिर 6s1 में जाएगा और 7s1 में जाएगा। इसका मतलब हमने देखा कि इन सभी के बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। एस ऑर्बिट में जो जा रहे हैं, एस में जा रहे हैं, एस कक्षा में जो जा रहे हैं वो हमारे पास कितने, बाहर एक इलेक्ट्रॉन्स है। आउटर मोस्ट सेल्स में इसके एक इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात इसकी ऑक्सीडेशन वो वैलेंसी कितनी होगी, +1। कितनी होगी वैलेंसी, कितनी होगी, +1। अच्छा, अब जरा गौर करिए, जिनकी एक याद रखना, जिनकी वैलेंसी +1 आती है उन्हें मेटल भी कहते हैं, जिनकी +2 आती है उन्हें मेटल कहते हैं, जिसकी +3 आती है उन्हें भी मेटल कहते हैं। अर्थात जिनकी पॉजिटिव वैलेंसी आए वो मेटल्स ही होते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? ये बात भी ध्यान रखनी है। अब बात आती है तो इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन कैसे कह देंगे, हम कह देंगे NS1। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, दिस इज अ जनरल कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर बात समझ में आ रही है? हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है तो उनका कहेंगे 1s1। अब थोड़ी इनकी, ये तो हो गया, इसी से हम नई नई चीजें निकालेंगे, याद रखना। यहां एक बात याद रखना कि ये लिथियम है और ये फ्रेंसियम है, ये बात विशेष ध्यान रखना।
इनकी प्रॉपर्टीज में लिथियम जो है इसके साथ संबंध भी रखता है और इनके साथ संबंध नहीं रखता। जैसे ये प्रॉपर्टीज देते हैं वैसा प्रॉपर्टी लिथियम नहीं देता है। फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव होता है अर्थात ये बहुत बड़ा होता है। दूसरी बात हमने एक चीज देखी, अब हेडिंग वाइज में बोलता चला जा रहा हूं सारी की सारी। नंबर 1, हमारे पास भौतिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी, इन्हें ऐसे लिखे देता हूं जिससे आप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबोडियम एंड सीजियम और फ्रेंसियम, बहुत विचित्र ध्यान रखना, 3, 11, 19, 37 और तो 55 और तुम्हारा 87। क्लियर? 87। अब थोड़ी सी बात करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या बताया था आपका, NS1। जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है इनका, NS1। ठीक, अब NS1 है तो इसका मतलब है इनकी बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरी बात, ये सारी की सारी धातुएं जितनी धातुएं हैं एल्कली मेटल से। तीसरी बात ये, यदि हम इन्हें काटा जाए तो बड़ी आसानी से ये कट जाती हैं, चाकू से कट जाती हैं। तो एक प्रश्न आ जाता है कि चाकू से कटने वाली धातुएं कौन सी है, तो आप इन्हीं का नाम ले दोगे। ठीक है, वैसे और भी धातुएं, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स भी, जितनी सेकंड ग्रुप की धातुएं हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, RS, बेरियम और रेडियम, ये भी धातुएं हैं और ये भी चाकू से कट जाती हैं बड़ी आसानी, लेकिन ये बहुत आसानी से कट जाती हैं। दूसरी बात, ये सारे के सारे बड़ी तेजी से ऑक्साइड बनाते हैं, याद रखना, ऑक्साइड बनाते हैं। जब ऑक्साइड बनाते हैं तो बहुत तेजी से ऑक्साइड इनके विस्फोटक होते हैं, जो ज्वलनशील होते हैं, अर्थात इसलिए इन्हें पानी में भी रखा है। दूसरी बात, एक चमक उत्पन्न करती हैं। ठीक है, ये बात की प्रॉपर्टीज है, लेकिन फिलहाल हम सबसे पहले आते हैं, पहली हेडिंग है हमारी क्षारीय धातुओं की उपस्थिति। लिखिए, क्षारीय धातुओं की उपस्थिति। धातुओं की उपस्थिति, क्योंकि इंटरमीडिएट की क्लास में हमें लिखना पड़ता है। तो क्षारीय धातुओं की उपस्थिति का मतलब यह है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबोडियम, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबोडियम, सीजियम एंड सीजियम सभी क्षारीय धातु हैं, क्योंकि यह ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइडों के साथ मिलकर क्षार बनाती हैं। क्या बनाती हैं? क्षार बनाती हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? इसलिए ये सारी की सारी क्षारीय धातुएं नोट टाइप में डाल दीजिए। जबकि हमारे पास फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, एक्टिव रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। समझ में आ रही है? ये पहली हेडिंग के साथ हमें लिखना है। दोबारा देखिए, रटने की बात नहीं है, ये मैंने बता दिया। ये सारी क्षारीय धातुएं हैं कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेबोडियम, सीजियम। हाइड्रोजन को मत लेना इसमें, वैसे 4 धातु में आता है, लेकिन हमारे क्या है, ये ऑक्साइडों के साथ याद रखना। जैसी ऑक्साइड लेती है जल बना देती है, और जल एक क्षार नहीं है, जल न्यूट्रल है। जल न्यूट्रल है, अर्थात हमारे पास क्या है कि
ये क्षार नहीं बनाती, इसलिए इसे मैंने नहीं लिखा है। याद रखना, सारी बातें क्लियर कर रहा हूँ, क्लियर जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया, बिल्कुल सही। दूसरी हेडिंग हमारे पास आती है, दूसरी हेडिंग है परमाणु त्रिज्या। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस। जरा गौर करिए, जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो इनका आकार बढ़ता चला जाता है, वो 7वें में पहुंच जाता है, 7वीं कक्षा में पहुंच जाता है, और ये पहली कक्षा में है। हाइड्रोजन पहली कक्षा में है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बाह्य इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, जबकि उसका बाह्य इलेक्ट्रॉन 7वीं कक्षा में है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है, बढ़ जाती है, परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है, क्योंकि लिथियम हाइड्रोजन से फ्रांसियम तक, हाइड्रोजन से फ्रांसियम तक 87 तक नई कक्षा ऑर्बिट का निर्माण हो जाता है, नई कक्षाओं का निर्माण हो जाता है। इसलिए उनकी जो त्रिज्या है, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर, याद रखना, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई बढ़ जाती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाती है। बात समझ में आ रही है? जल्दी से कॉपी करिए। यस, अगली हेडिंग हमारे पास आती है, अगले आयनन विभव। ये बात ध्यान रखने की, ये काफी अच्छी बात है। आयनन विभव, आयोनिक आयोनाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, देखने की बात है, बड़ा ध्यान देना है। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, ये तो आप लोग रट जाते हैं। जैसे ही हम आयन क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास सोडियम है, सोडियम भैया हैं, और सोडियम भैया पर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हमने क्या किया, हमने छोटी सी एक एनर्जी दी, एनर्जी गिवन एनर्जी, हमने छोटी सी एनर्जी, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, और सोडियम पे 11 इलेक्ट्रॉन्स की जगह पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन देने में, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देते हैं, एक किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी देते हैं, उसे उसका आयनन विभव कहते हैं। लिख लीजिए, जब किसी एलिमेंट्स में से एक
इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे आयनन विभव कहते हैं। आयनन विभव कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में आयनन विभव, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा खर्च होती है उसे हम उसकी आयनन विभव कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब मान लीजिए हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसे कहते हैं फर्स्ट आयनन विभव, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास सोडियम आ गया। अब सोडियम हमारे पास ऑलरेडी आयन है, पॉजिटिव आयन है। अब इस पॉजिटिव आयन में से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मान लीजिए मुझे, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा ऊर्जा लेगा, क्योंकि इसका जो आकार है, एटम का आकार जो है भाई, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मान लीजिए थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं ऊपर की चीजों को, फिगर बना देता हूं, ठीक है। जरा गौर करिए, हमने क्या किया, सोडियम था हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, और सोडियम के बाह्य कक्षा में पहले दो कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और दूसरी कक्षा में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, और 4 और 4 8, ठीक है। और अगली कक्षा में हमारे पास मात्र कितने, 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। जैसे ही हमने एक ऊर्जा दी, एनर्जी दी, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जैसे किया, हमने एनर्जी दी, एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन्स निकाला। जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकला, हमने उस ऊर्जा को काउंट कर लिया, और उस ऊर्जा को हमने कह दिया फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी पहला आयनन विभव। लेकिन जैसे ही अब गायब हो गया सब पहले में, तो अब इस पर चार्ज लग गया, यानी इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज 1 बढ़ गया, 1 पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब हम फिर दोबारा से एनर्जी दे रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन को लूज फिर कराना चाहते हैं, इसमें तो निकलवाना चाहते हैं। निकलने के लिए अब क्या होगा, ये आकार इसका छोटा हो जाएगा, आकार तो वैसे भी छोटा हो गया, नीचे चार्ज बढ़ जाएगा, जब चार्ज बढ़ जाएगा तो आकार छोटा हो जाएगा, जब आकार छोटा हो जाए तो एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। अर्थात पहले से सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, यदि कहीं प्रश्न आ जाता है, जो सेकंड हो गया, कहीं प्रश्न आ जाता है आयनाइजेशन विभव ज्यादा होगा, ठीक है। कहीं लिखा जाता है आईपी फर्स्ट, और किसी का भी आईपी फर्स्ट मान लीजिए, और दूसरे लिखा आईपी सेकंड, यानी कि सेकंड आयनाइजेशन विभव, तो कौन सा बड़ा होगा, दिस इज, इसमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी हमें। क्लियर बात समझ आई? सेकंड आयन विभव में हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर बात समझ में आ रही है? इन फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंटों की बात कर रहा हूं मैं आगे पी ब्लॉक के, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स भी हैं, और इन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ना कि मैं अन्य पी ब्लॉक की। क्लियर बात समझ आई? मैं उस ब्लॉक को पढ़ाऊंगा तो उसकी बात करूंगा। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो अर्थात हम देखते हैं, अब जरा गौर करिए, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो हमारे पास आकार ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा, बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। जैसे वो आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ने में एनर्जी हमें यहाँ दे के बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ एनर्जी देंगे तो ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियस चार्ज बढ़ जाएगा। अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमें आयनन विभव का मान कम होता चला जाएगा, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। क्षारीय धातुओं में, क्योंकि हम क्षारीय की बात कर रहे हैं, क्षारीय धातुओं में चलने पर आयनन विभव का मान कम हो जाएगा। समझ में आ रही है? आयनन विभव का मान कम हो जाएगा। क्लियर बात समझ आ रही है?
ये बात ध्यान में रखना है। इसे मिटा देते हैं। आप जरा गौर करिए, मिटा दिया जाए। अब हमारे पास अगली हेडिंग आती है धन विद्युतीय लक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट है धन विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण। धन विद्युतीय लक्षण का मतलब हमारे पास क्या आया, पॉजिटिव कैरेक्टर्स। अब जरा गौर करिए, हमारे पास फिर दोबारा से बात आती है, छोटा बना देता हूं, फिर बड़ा, फिर बड़ा और फिर बड़ा, फिर बड़ा बन जाएगा। जैसे ही हम जरा गौर करिए, ऊपर से नीचे की तरफ चले तो सबसे पहले कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? लूज कौन करेगा? क्या ये करेगा? मान लीजिए ये लिथियम है, या हाइड्रोजन मान लीजिए, और ये हमारे पास फ्रेंसियम मान लीजिए, Fr मान लीजिए। ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को तेजी से लूज करेगा, क्योंकि दूर है, और दूर है वो तेजी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तेजी से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाती है, विद्युतीय लक्षण बढ़ता चला जाता है, धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे आकार बढ़ता चला जाता है, ये कौन से आकार में, मतलब 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इधर यहाँ से ले लें, 1 2 3 4 5 यहाँ ले लें, ये लेंगे सोडियम, ठीक है। ये सोडियम मान लें, जो पोटेशियम मान लें, जो रेबोडियम मान लें, ये रेबोडियम मान लीजिए, सीजियम मान लें, और ये फ्रेंसियम मान लीजिए। हमने ये मान लिया, तो जरा ऊपर से नीचे जाने पर हमारे पास क्या है, इसकी ये बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। बात समझ आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। क्यों निकाल देगा? क्योंकि जो चार्जेस है, जो चार्ज है, चार्ज से प्रोटॉन न्यूट्रॉन सॉरी नाभिक से बाहरी कक्षा की दूरी काफी हो जाती है इसकी तुलना में। यहाँ चार्ज ज्यादा है, यहाँ चार्ज ज्यादा है, ज्यादा होने के बावजूद त्रिज्या बहुत ज्यादा है, दूरी बहुत ज्यादा है, आखिर इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बहुत ज्यादा है। ये 7वीं कक्षा में है, यानी कि 7s1 में है, जबकि ये हमारे पास 1 2 तीसरी 3s1 में है। ये 3s1 में, ये 7s1 में, 3 4 5 6 7, हाँ, ये 3s1 में, ये 7s1 में, अर्थात इसका मतलब हुआ ये बड़ी तेजी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। यही कारण है त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ, लिख देता हूं, त्रिज्या बढ़ने के साथ साथ धन विद्युतीय लक्षण भी बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। क्लियर, समझ में आ रही है? बढ़ जाता है। अच्छा, जरा गौर करिए, ये बढ़ गया साहब, ठीक है, चलो ये बढ़ जाता है। क्लियर, बढ़ गया साहब। एक बात है, जब लक्षण बढ़ गया तो इसका मतलब क्या है? ये ज्यादा ठोस धातु है, जी ज्यादा धातु है, वजह इसकी ये रेडियो एक्टिव होने के बावजूद, ये रेडियो एक्टिव है इसलिए हम नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ बात करें तो यहाँ ये ज्यादा मजबूत धातु है, बजाय इसके मजबूत धातु। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को, यही कारण है सोडियम और पोटेशियम को सारे मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जबकि इनको हम मिट्टी के तेल में ना रख के वैसे भी रख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अतः देखा गया कि सोडियम व पोटेशियम की अपेक्षा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में
रखा जाता है, जबकि अन्य स्वतंत्र स्टेट में तो फ्री स्टेट मिलती हैं, फ्री स्टेट में कंपाउंडों के साथ मिलती हैं। जरा गौर करिए, फ्री स्टेट का मतलब ये मत समझना कोई भी एलिमेंट फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। दुनिया का कोई एलिमेंट फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, वो कंपाउंड के रूप में ही रह सकता है। क्लियर? या अणु के रूप में रह सकता है, मॉलिक्यूल्स के रूप में रह सकता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? ये बात अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हम अगले वीडियो में डालेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी होती चली जा रही है। अगला पॉइंट हम अगले वीडियो में डालेंगे और अगली वीडियो आप इसे देखते रहे। धन्यवाद।